टॉपिक लेके आए हैं बच्चों यूनेस्को, ठीक है ना। यानी इसका मतलब है हमारा नियोग्य व्यक्तियों के लिए नियोग्य व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित अधिकारों से संबंधित अधिकारों से संबंधित यूनेस्को के अभिसमय ये जो मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया है बच्चों यूनेस्को, ये है इसका हिंदी अर्थ है नियोग्य व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित यूनेस्को के अभिसमय, ठीक है ना। ये है हमारा हिंदी में इसका, यानी इसका मतलब ये यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसका मतलब है यूनेस्को का पूरा, है ना। तो इसका मतलब बच्चों ये जो हमारा टॉपिक है आज का नियोग्य व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित यूनेस्को के अभिसमय। अब ये मैं आज आपको जो ये नियोग्य व्यक्तियों के बारे में बताऊंगी। नियोग पहले हमें आपको बताना है कि ये नियोग कौन होते हैं। नियोग व्यक्ति यानी दो प्रकार के होते हैं, जैसे योग और नियोग। योग जिसमें जिसको प्रत्येक कार्य करने की कुशलता है, जो प्रत्येक कार्य स्वयं कर सकता है, सामान्य रूप से वो बिल्कुल सही है, जो अपना कार्य स्वयं कर सकता है, यानी किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, यानी वो होता है हमारा योग। यानी प्रत्येक कार्य करने की उसके अंदर कुशलता है, दक्षता है। अब आता हमारा आता है नियोग। आज मैं आपको जो नियोग के बारे में पढ़ाऊंगी कि नियोग व्यक्ति क्या होता है कि यानी जो योग्य नहीं है और जिसको जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है, अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकता, है ना। अब जैसे हम कहेंगे अब ये नियोग व्यक्ति जो होते हैं हमारे, वो कौन होते हैं, जो अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकता, तो वो क्या विकलांग की श्रेणी में आता है, यानी वो अक्षम है, जो किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं है, यानी नियोग है। और जो सक्षम होता है, योग्य है, वो अपना कार्य स्वयं कर सकता है। तो नियोग की श्रेणी में तो वो बच्चे आ गए जो अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकते और जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है ना। तो इस तरह के जो नियोग बच्चे हैं, तो ये जो नियोग बच्चे हैं बच्चों, तो ये जो अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकते, इसीलिए इनके लिए जो दूसरों के ऊपर आश्रित है ना। अब जैसे हम क्या, अब तो ये नियोग यानी अक्षम बच्चे हो गए हमारे, अक्षम है, विकलांग बच्चे हैं हमारे। तो अब ये क्या विकलांगता तो दो तरह से होती है, या तो शारीरिक विकलांगता या मानसिक विकलांगता। अब शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत हमारा जैसे किसी बच्चे का हाथ पैर वगैरह, किसी में कोई प्रॉब्लम है, हाथ पैर में प्रॉब्लम है, तो वो हमारी आ गई शारीरिक प्रॉब्लम हो गई उनकी। अब जो हमारे मानसिक आते हैं, मानसिक जो विकलांगता है बच्चों, उसमें क्या है, बच्चा जो मंद बुद्धि वाला है हमारा, है ना, ठीक से समझ नहीं पाता है, यानी जो पढ़ने में कमजोर है, जो ठीक से समझ नहीं सकता, जल्दी कैचिंग पावर उसकी अच्छी नहीं है, तो इस तरह से वो बच्चा क्या हमारा मानसिक रूप से विकलांग है। तो ये जो विकलांगता होती है वो शारीरिक और मानसिक रूप दोनों प्रकार से होती है ये बच्चे। तो विकलांगता तो उनके सामने एकदम उभर के आई जाती है। तो आज जो मैं आपको बता रही हूँ कि नियोग व्यक्तियों के बारे में। अब ये क्या है, जब ये नियोग बच्चे हैं तो ये क्या है, समाज की मुख्य धारा से जोड़ नहीं सकते, ये अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकते, दूसरों के ऊपर डिपेंड है। तो हमें क्या करना, तो यूनेस्को के द्वारा भी ये इनके लिए अभिसमय प्रदान किए गए। अधिक क्या करना, तो यूनेस्को के द्वारा भी ये इनके लिए अभिसमय प्रदान किए गए, अधिकार दिए गए। यूनेस्को के द्वारा जो नियोग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित जो अभिसमय दिए गए हैं नियोग व्यक्तियों के लिए, आज हम आपको उनके बारे में बताएंगे, है ना, जिससे वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हो, जिससे हमारा राष्ट्र का उत्थान हो। तो इसीलिए इन बच्चों को भी क्या है, आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए यूनेस्को ने जो अपने अभिसमय प्रदान किए, इन्होंने अभी आगे अपनी घोषणा भी दी है भाई, और इसको घोषणा और सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं। इसके बारे में मैं भी आपको अध्ययन कराऊंगी। तो ये जो हमारे यूनेस्को के द्वारा है, अब मैं आपको थोड़ा यूनेस्को के बारे में बता दूँ कि यूनेस्को क्या है।
तो बच्चों यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने जो अभिसमय दिए हैं ऐसे बच्चों के लिए, निर्योग व्यक्तियों के लिए, जिससे ये भी समाज से कटे नहीं, क्योंकि इनके साथ क्या है बच्चों, भेदभाव किया जाता है। विकलांग बच्चों के साथ जो भेदभाव किया जाता है, इसीलिए यूनेस्को के द्वारा ये अभिसमय प्रदान किए गए कि जिससे इन बच्चों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए और ये भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। जब ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे तभी तो हमारे देश का विकास होगा। अब ये जब जब इनको समाज से अलग कर दिया जाता है, इनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो ये क्या अपने आप को ये लोग कर जाते हैं स्वयं भी। तो इसलिए इनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में इनको आगे लाना है। तो बच्चों अभी मैं यूनेस्को के बारे में बात करती हूँ आपसे। यूनेस्को हमारा, आप ये सब चीज़ नोट कर लें जो मैंने आपको ये लिखा है। अब देखो बच्चों, यूनेस्को की स्थापना हमारी कब हुई? 4 नवंबर 1986 ईस्वी में हुई यूनेस्को की स्थापना। ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। छोटे छोटे क्वेश्चन जो है पेपर में आ जाते हैं, एक एक 2-2 नंबर के जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो पेपर में आ जाते हैं, तो इसलिए आप नोट करते जाइएगा। यानी यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 4 नवंबर 1986 ईस्वी में हुई, है ना। अब इसके कहेंगे कि इसका यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बच्चों इसका क्या है, इसका मुख्यालय जो है यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है ना, पेरिस में, नहीं फ्रांस में। अब वर्तमान में, यानी इसका ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, यानी वर्तमान में, यानी वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में यूनेस्को के निर्योग व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में यूनेस्को के वर्तमान समय में यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? तो बच्चों क्या है? आंद्रे अजोले, ठीक है, आंद्रे अजोले है वर्तमान में। अब है कि यूनेस्को में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो क्या है? 195 है, ठीक है, और ये 195 देश फिलीपींस है। अब अगला है, भारत यूनेस्को का सदस्य देश कब बना? जैसे ये क्वेश्चन आता है आपका कि भारत जो है वो यूनेस्को का सदस्य देश कब बना? तो बच्चों 1946 में, ठीक है। आगे, यूनेस्को का 195वां सदस्य देश फिलीपींस वर्ष कितने में बना? यानी 2011 में, यानी फिलीपींस वर्ष जो है, फिलीपींस वर्ष यूनेस्को का 195वां सदस्य फिलीपींस, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, तो ये कब बना? यानी 2000। अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची 2000 स्तर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? स्तर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो क्या आ जाएगा? दूसरा, ठीक है। ये हमारे जो क्वेश्चन है ये आप नोट कर लें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैं आपको आगे इसके बाद अब मैं आपको इसके अधिकारों के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसको रफ कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आज हमने शॉर्ट में दिखा दिया आपको यूनेस्को, है ना, ये हमने शॉर्ट में दिखा दिया है। तो निर्योग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित यूनेस्को के अभिसमय हम आपको इसको बता रहे हैं। यूनाइटेड नेशन, इसका पूरा नाम बता रहे हैं हम आपको, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक, है ना, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। निर्योग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित यूनेस्को के अभिसमय हम शॉर्ट में कहते हैं इसको यूनेस्को, यानी
यूनाइटेड व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित यूनेस्को के अभिसरण, हम शॉर्ट में कहते हैं इसको यूनेस्को, यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ये इसका पूरा नाम है। अब इसको हम बता रहे हैं आपको इसके कन्वेंशन, अभी जो मैंने आपको बताए थे वो थे हमारे कन्वेंशन, अब हम बता रहे हैं इसकी डिक्लेरेशन। ये जो थे हमारे इसको शॉर्ट में कहते हैं हम UNESCO, अब इसके हो गए कन्वेंशन। ये हो गए इसके कन्वेंशन यानी अभिसरण। अब हम इसके बता रहे हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन इसके सुझाव, यानी इसके हम बताएंगे आपको इसके सुझाव, यानी अभिसमय और सुझाव, यानी घोषणा एवं सुझाव। अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि बच्चों की इसके अभिसमय और सुझाव क्या है। तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो अब बच्चों इसका आता है हमारा कि जो यूनेस्को द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र ने यूनेस्को से संबंधित एक संगठन है जो कि हमारा शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति आदि से संबंधित जो है हमें एक सुझाव प्रस्तुत करता है ना। इसमें क्या है, यूनेस्को द्वारा निर्योग या विकलांग व्यक्तियों के बारे में विभिन्न प्रकार के अभिसमय, घोषणाएं और सुझावों को प्रस्तुत किया गया है ना, जो कि इसके विभिन्न अधिकारों से संबंधित है। अब मैं आपको इसके अधिकारों के बारे में आपको अध्ययन कराऊंगी। तो इन अधिकारों का वर्णन जो है वो निम्नलिखित रूप में किया जाता है कि निर्योग व्यक्तियों को भी समानता का अधिकार दिया जाए, उनको भी अधिकार प्रदान किए जाएं। तो ये यूनेस्को के द्वारा हमारे अभिसमय है कि इनको भी अधिकार दिए जाएं। अब इनके आप अधिकार देखिए बच्चों, जो इनके हमने अधिकार बता रही हूँ मैं आपको कि निर्योग व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए जाएं। तो अब आप अधिकार देखिएगा। अब है शिक्षा के लिए परिवार का समर्थन। पहला है हमारा शिक्षा के लिए परिवार का समर्थन। ये है हमारा पहला पॉइंट, यानी शिक्षा के लिए परिवार का समर्थन जरूरी है। अब भाई क्या होता है, परिवारों में भी कुछ परिवारों में भी ऐसा देखा जाता है कि विकलांग व्यक्ति, हमारा जो निर्योग व्यक्तियों के बारे में जो आपको बता रही हूँ, यानी जो विकलांग है हमारे, तो विकलांग व्यक्तियों के साथ में क्या है, भेदभाव किया जाता है। भाई परिवार वाले भी उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो इसीलिए यूनेस्को के द्वारा जो ये निकाले गए हैं, जो अधिकार बताए गए हैं यूनेस्को के द्वारा, जो निर्योग व्यक्तियों को अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो उसमें ये बताया गया है शिक्षा के लिए इस प्रकार के बच्चों के लिए परिवार का सहयोग भी बहुत जरूरी है, कि परिवार का उनको सहयोग मिलना चाहिए। अब यानी सपोर्ट ऑफ फैमिली फॉर एजुकेशन, यानी परिवार का सपोर्ट भी जरूरी है। बिना परिवार के सपोर्ट से वो बच्चा फिर कुछ नहीं कर सकता। अगर परिवार ने उसको नेगलेक्ट कर दिया तो बच्चा बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर इस प्रकार के बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, वो तो फिर पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए उनको भी आगे बढ़ाना है, जिससे वो आगे जाके समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके, अपने आप को अकेलापन महसूस ना करें, है ना। इसीलिए तो ये यूनेस्को के अनुसार शिक्षा के लिए जो परिवार के सभी व्यक्तियों का समर्थन अपने विकलांग या निर्योग सदस्य के लिए प्रदान किया जाना चाहिए, कि भाई परिवार वालों का समर्थन जरूरी है, जिस प्रकार सामान्य बालकों के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। अब क्या कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं, वो सोचते हैं कि जो हमारे सामान्य बच्चे हैं उनको पढ़ने दो, ये जो विकलांग है छोड़ो, रहने दो, ये पढ़ने लायक नहीं है, इसको छोड़ो, इसका एडमिशन मत करवा। कुछ परिवार वाले भी ऐसे होते हैं, लेकिन वो गलत है, क्योंकि जिस प्रकार सामान्य बालकों के लिए भी शिक्षा अनिवार्य है, उसी प्रकार विकलांग बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा अनिवार्य है। भाई एक तो वो विकलांग है, एक तो उनको विकलांगता की परेशानी, दूसरी यदि वो शिक्षा से भी वंचित रह गए तो वो तो किसी लायक नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए सामान्य बच्चों की तरह उनको भी शिक्षा प्रदान की जाए। तो यानी उनको जो है सामान्य बच्चों से भी ज़्यादा विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो
जिस प्रकार सामान्य बालकों के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, उससे अधिक विकलांग बालकों के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। इसीलिए परिवार का सपोर्ट जो है बहुत जरूरी है ना। परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है, यानी सपोर्ट और फैमिली फॉर एजुकेशन, यानी परिवार का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। जब परिवार में ऐसे बालकों की शिक्षा के प्रति जागरूकता या समर्थन होगा, यानी इस प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षा के प्रति जागरूकता या समर्थन होगा, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के बालकों को शिक्षा प्राप्त हो सकेगी, यानी वो शिक्षा से वंचित नहीं रह पाएंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा शिक्षा के लिए परिवार का समर्थन। अगला आता है हमारा समावेशी शिक्षा की व्यवस्था। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों आप ये पॉइंट लिखते जाइएगा। अब देखिए, ये जो अधिकार बता रही हूँ मैंने इनको, इससे पहले जो मैंने आपको भी दिखाया था कि उसका यूनेस्को के बारे में की स्थापना कब हुई, तो कह लीजिए कि इसका अंदर का तो आप सुनीले में आपको डिटेल में समझा रही हूँ, है ना। जरूर कह लीजिए कि इसका अंदर का तो आप सुनीले में आपको डिटेल में समझा रही हूँ, है ना। जरूर लिख लें। अब दूसरा आता है हमारा समावेशी शिक्षा की व्यवस्था। अब इसमें क्या है, यूनेस्को के द्वारा जो अधिकार प्रदान किए गए, तो उसमें क्या है भाई, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। यूनेस्को का मतलब ये था कि इसमें शिक्षा में जो है भाई समावेशी शिक्षा की यानी अरेंजमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। यूनेस्को के अनुसार अक्षम या निर्योग बालकों के लिए, जो हम आज निर्योग व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं, यानी निर्योग यानी अक्षम विकलांग, तो इन बालकों के लिए उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुरूप शिक्षा में समावेशी शिक्षा का व्यवस्था की जाए। क्यों? ऐसे छात्रों के लिए भाई, जो इस प्रकार के छात्र हैं हमारे, ये जो मतलब विकलांग टाइप के छात्र हैं हमारे, तो इस प्रकार के छात्रों के लिए भाई विद्यालय के दरवाजे सदैव खुले रहना चाहिए। क्या है, कुछ लोग इनका एडमिशन नहीं कराते हैं, तो भाई इनके लिए क्या भाई, इनका तो एडमिशन बहुत ज़्यादा जरूरी है इस प्रकार के बच्चों के लिए। तो ऐसे छात्रों के लिए विद्यालय के दरवाजे जो है वो हमेशा खुले रहना चाहिए भाई, इनको शिक्षा देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो हमारा ये जो बुकी है पूरी, वो समावेशी शिक्षा की तो है ही। समावेशी शिक्षा तो आपको पता ही है भाई, जो कि सामान्य बच्चों को और विशिष्ट बच्चों को एक ही विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है एक ही शिक्षक के द्वारा, यानी सामान्य और विकलांग बालकों को जो हमारी शिक्षा प्रदान की जाती है, वो हमारी समावेशी शिक्षा होती है। तो वही हमारे इन अधिकारों के संदर्भ में जो है कि समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसमें यूनेस्को के द्वारा जो हमारे अभिसमय प्रदान किए गए हैं कि इसमें समावेशी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। तो इनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो कि उनकी शैक्षिक और अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली है ना। तो इसीलिए इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए भाई समावेशी विद्यालयों में, सभी समावेशी विद्यालयों में। तो ये यूनेस्को के द्वारा जो अभी समय दिए गए हैं निर्योग व्यक्तियों के लिए, तो उसमें जो अधिकारों बताया कि शिक्षा के लिए परिवार का समर्थन भी जरूरी है, और इसमें इस प्रकार की शिक्षा में समावेशी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये भी जरूरी है कि जिससे कोई भी जो है बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह सके। सभी को भाई सभी को पढ़ाना है, समावेशी शिक्षा में तो यही है भाई, सभी को पढ़ाना है, सभी को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना है और उनको आगे बढ़ाना है भाई विकलांग बच्चों को। तो समावेशी शिक्षा के बारे में तो ये सब कुछ चल ही रहा है। जो मेरी बुक है पूरी वो समावेशी शिक्षा की तो है, वो तो मैं आपको पूरा समझा ही रही हूँ। तो ये तो समझ आ ही गया होगा समावेशी शिक्षा का। अब बच्चों इसके बारे में अब बाकी का मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। थैंक यू बच्चों।